चरस, गांजा बड़े लेवल पर सप्लाई हो रहा है, युवाओं के बीच पहुंच रहा है। उनसे लाख गुना अच्छे और लाख गुना मैं को कहूँगा देशभक्त ओवैसी है। क्या अल्पसंख्यकों को उनका सम्मान या उनका जो हक है वो मिल पा रहा है? बहन जी के ऊपर हमला किन्होंने किया था? समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया था। तो अखिलेश यादव को ये डर है? ये अखिलेश यादव को डर है। आप ही ये लेटर जारी करते हैं और मुख्यमंत्री को लेटर लिखते हैं कि मेरी तहसील में, मेरे जिले में इस तरह का भ्रष्टाचार है, इन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। किसी का पिता अगर आईएएस है तो उस बेटे को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। यदि हिंदुत्व का जो बंटवारा किया जा रहा है आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए वो सही नहीं। आप जब बांग्लादेश में हमारा दलित हिंदू जिंदा जलाया जाता है तब क्यों आपकी आवाज़, आपका मुंह सिल जाता है? तब आप क्यों नहीं उसका विरोध कर पाते हैं? क्योंकि आपको डर है अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे। इस देश को अगर हम सब बट जाएंगे तो बांग्लादेश बनने में देर नहीं लगेगी। अखिलेश यादव जी बोल दें कि हमारी सरकार बनेगी तो हम अति पिछड़ों को इसी वर्ग से आरक्षण देने का काम करेंगे। अगर मैं चुनौती देता हूँ ये बात वो बोल दें। मैं समाजवादी पार्टी के पीडीए के लिए कहना चाहता हूँ, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। मेरा मानना है कायर लोग जाति की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है और एक तरफ उत्तर प्रदेश में सियासत बड़ी ही गर्मजोशी से देखी जा रही है। आज उत्तर प्रदेश में तरह तरह के ऐसे मुद्दे हैं जो सुबह की चाय से लेकर शाम के खाने तक चर्चा का विषय बने रहते हैं। मुद्दे हैं जातीय आरक्षण, जातीय गणना, भ्रष्टाचार, पीडीए परिवार, उत्तर प्रदेश का बजट और उत्तम प्रदेश की राह। इन्हीं मुद्दों पर आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित विधानसभा बिठूर के बहुत ही बहुचर्चित और लोकप्रिय विधायक अभिजीत सांगा जी। अभिजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सी न्यूज़ पर। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कि उत्तर प्रदेश में आज जातीय आरक्षण को लेकर बड़ी मुखर आवाज़ उठ रही है, किस नज़रिए से देखते हैं और क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, जातीय आरक्षण तो जो जिसको मिल रहा है मिल ही रहा है। जो हमारे पिछड़े भाई जिनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए उनको मिल रहा है, जो दलित भाई जिनको मिलना चाहिए उनको मिल रहा है, जो हमारे सवर्ण जो पिछड़े हुए हैं उनको मिल रहा है ईडब्ल्यूएस के माध्यम से, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। तो निश्चित रूप से आरक्षण का लाभ समाज के उस वर्ग को मिल रहा है जो इसकी मंशा पूर्व में रही है इसको बनाते समय। निश्चित रूप से मेरा ये भी मानना है कि आरक्षण में कहीं ना कहीं एक ऐसी व्यवस्था को भी देखना चाहिए जिस खास तौर पे कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो आज आरक्षण का में मेरा ये मानना है कि जिस परिवार को आरक्षण का लाभ मिल जाए, किसी का पिता अगर आईएएस है तो उस बेटे को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। आर्थिक रूप से भी ये वर्ग को कहीं ना कहीं चिन्हित करना चाहिए। जिस परिवार को आरक्षण का लाभ मिल चुका हो उस परिवार को लाभ ना दे करके उस बेटे को लाभ देना चाहिए जो उसी वर्ग का एक कमज़ोर बेटा गांव में पढ़ाई करके आगे बढ़ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में पूर्णतः ये बात कहती है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कहीं भी नहीं दिखाई देता, लेकिन आप ही ये लेटर जारी करते हैं और मुख्यमंत्री को लेटर लिखते हैं कि मेरी तहसील में, मेरे जिले में इस तरह का भ्रष्टाचार है, इन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। किस नज़रिए से? देखिए, आप जहाँ तक व्यक्तिगत अगर मेरे लिए कहना चाह रहे हैं कि अन्य विधायकों के लिए कहना चाह रहे हैं? सभी के लिए कह रहा हूँ। हाँ, आप अगर सबकी बात करना चाहते हैं, देखिए मुख्यमंत्री जी हमारे मुखिया हैं। जहाँ पर कोई समस्या आएगी उस समस्या को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना, उनको अवगत कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। उसका निराकरण करना, निस्तारण करना मुख्यमंत्री जी का कर्तव्य है और निश्चित रूप पर करते हैं। उत्तर प्रदेश का बजट आ रहा है, कल उत्तर प्रदेश का बजट प्रस्ताव किया जाएगा। अब बजट में एक बड़ा आंकड़ा होगा, लेकिन क्या लगता है जो पुराना आंकड़ा था वो कहीं से उपयोग हो पाया? क्योंकि ये भी बहुत बड़ा फैक्ट। बिल्कुल हुआ है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल चुकी है। आज $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी पहुंचाने के लिए जो ये बजट है कितना कारगर है, ये तो आने वाला वक्त बता रहा है। आप देखिए, आज हमारे पूरे उत्तर प्रदेश, आज सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट वाला प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में आज हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है। आज हमारे अनेकों लॉजिस्टिक पार्क बन करके तैयार हैं। हर बड़े शहर में रिंग रोड बन रही है, बन चुकी है। मेट्रो हर बड़े शहर में पहुंच चुकी है। बड़े बड़े आप देख सकते हैं, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बन करके तैयार है। कानपुर में रिंग रोड बन करके तैयार है। मतलब फर्स्ट फेज़ हम लोगों को
26 सितंबर तक मिल जाएगा। तो काम ये सरकार ज़मीन पर कर रही है और ज़मीन पर वो विकास दिख रहा है। हर गांव में बिजली हम लोग पहुंचा चुके हैं। सौभाग्य योजना से आज हमारे उत्तर प्रदेश के हर गांव तक हम लोग बिजली पहुंचा चुके हैं। 18 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्र को मिल रही है, 20 घंटे बिजली तहसील क्षेत्र को मिल रही है, 24 घंटे बिजली हमारे शहरी क्षेत्र को मिल रही है। हर क्षेत्र में इस सरकार ने काम किया है। इतने बड़े दावे हैं विधायक जी, बावजूद उसके विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी से ये अपील कर रही थी कि सत्र से पहले ये तो जाहिर कर दीजिए कि कितना आपने जो बजट पुराना था वो अवलोकित किया विकास कार्य में। आप तो जानते हैं सत्र में ही हमने क्या बजट खर्चा किया है, क्या बजट प्रस्तावित है, ये चर्चा सत्र में होती है। कोई रोड पर चर्चा नहीं होती है। सत्र पर अभी चर्चा होगी, जिसको आप पक्ष विपक्ष की विषयों को आप लोग सुनने का काम करेंगे, जनता सुनने का काम करेगी। अब खासकर जब बात हो रही है आरक्षण की विधायक जी, यूजीसी को लेकर आप काफ़ी मुखर नजर आए थे। सरकार का एक प्रस्ताव था, आप उसी के खिलाफ चले गए और आपने कहा कि नहीं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो यूजीसी रोल बैक के नारे लग रहे हैं उसके समर्थन में आप नजर आए। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां थी, जिसको त्रुटियों को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उनका संज्ञान लिया है। मानते हैं कि सरकार से कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि हुई? सरकार से नहीं, उस पैनल से कहीं ना कहीं मशीनरी में कुछ ऐसी गलतियां हो सकती हैं। वो गलतियां हुई, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। शिकायतकर्ता किसी भी वर्ग का हो सकता है और शिकायतकर्ता सही हो या गलत उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। अगर वो सही है तो दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर वो गलत है तो शिकायतकर्ता पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यही मेरी मांग थी। जो इक्विटी कमेटी बन रही थी उसमें मेरी मांग थी कि समाज के हर वर्ग को होना चाहिए। हम लोग शिक्षा के केंद्रों में, शिक्षा के प्रतिष्ठानों में समानता के लिए जाते हैं। वहाँ पर हम लोग इस तरह के विवादों को कहीं ना कहीं इन कानून की वजह से कहीं ना कहीं वो विषय आगे बढ़े, वो ना ऐसा वातावरण बने, इसके लिए मैंने ऐसी बात की थी। बिल्कुल, क्योंकि विधायक जी कहीं ना कहीं इक्विटी और इक्वालिटी की बात चल रही थी। आज भी समाज में एक तरफ बात होती है आरक्षण में इक्विटी की और दूसरी तरफ कानून में प्रावधान आ जाता है इक्वालिटी का। लेकिन फिर ये कहा जाता है कि कानूनी प्रक्रिया जो है वो इक्विटी के हिसाब से चलेगी, ना कि इक्वालिटी के हिसाब से। तो कैसे लोग इसे समझ? देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि ये विषय अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट को हम सब लोग उस निर्णय का सम्मान करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब तक ये विषय है उस निर्णय का हम लोग इंतजार करें। और मेरा ऐसा मानना है कि सबका साथ सबके विकास के संकल्प के साथ में सरकार काम कर रही है। अभी तक की हर योजना, हर नीति समाज के हर वर्ग के लिए बनी है और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा उससे समाज का हर वर्ग संतुष्ट होगा। अब बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी संगठन की। कुटुंब परिवार, ठाकुरों की एक बैठक होती है, फिर उसके बाद ब्राह्मणों की बैठक होती है जहां भारतीय जनता पार्टी लेटर जारी कर देती है, कारण बताओ नोटिस कह देते हैं उसको। अभी लोध समाज का एक बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित होता है जहां पर मंत्री धर्मपाल जी मौजूद होते हैं, BL वर्मा केंद्रीय मंत्री मौजूद होते हैं, हैदराबाद से विधायक मौजूद होते हैं, कई ऐसे अन्य लोग मौजूद होते हैं। और दूसरी तरफ इसी का एक दूसरा पार्ट है जिसमें कल्याण सिंह की जो पूरी विरासत संभाले हुए हैं, उनके बेटे, उनके पौत्र, ये लोग शामिल नहीं होते हैं। तो क्या लगता है ये किस तरह के ये संगठन चल रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है, देखिए मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है, राजनीतिक क्षेत्र पे खास तौर पे जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता से चुन करके आ रहे हैं, राजनीतिक संगठन की कार्यशैली अलग होती है। जातिगत संगठन जो बने हुए हैं, किसी वर्ग के जो संगठन बने हुए हैं, उनकी कार्यशैली और उनके उद्देश्य दूसरे होते हैं। हम जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाता है, हम लोग वहाँ जा सकते हैं, लेकिन मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि उस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। हो सकता है वो लोग अपने वर्ग में जिन लोगों ने अच्छे काम किए होंगे उनको पुरस्कृत करने के लिए वो कार्यक्रम किया हो सकता है कोई बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हों, उसकी योजना वो लोग बना रहे हों। लेकिन ये मेरा मानना है कि हम राजनीतिक लोग, हम विधायक, सांसद, हम प्रधान लोग जब ज़मीन पर जाते हैं, जनता से आग्रह करने जाते हैं, जनता से जब वोट मांगने जाते हैं, जनता से जब सहयोग मांगने जाते हैं, तो ये नहीं कहते हैं केवल मेरे बिरादरी के लोग मुझको वोट देना। हम लोग समाज के हर वर्ग के पास झोली फैला करके उससे मदद मांगने जाते हैं। तो ये मेरा मानना है कि ये गतिविधियाँ, इस तरह के कार्यक्रम आप सामाजिक रूप से तो करना उचित है, लेकिन इसका राजनीतिक रूप देना मैं इसको उचित नहीं मानता। तो मतलब कहीं ना कहीं मुखरता से ये बात कहते हैं कि यदि हिंदुत्व का जो बंटवारा किया जा रहा है आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए वो सही नहीं है।
देखिए, बटेंगे तो कटेंगे। पहलगाम में जब आतंकियों ने हमला किया, हम हिंदू भाइयों के साथ जब नृशंस उनकी हत्या की गई, तो किसी से ये नहीं कहा गया कि तुम अगड़े हो कि पिछड़े हो कि तुम दलित हो। ये नहीं कहा गया कि तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। ये नहीं कहा गया कि तुम लोध हो कि तुम कुर्मी हो। आप जब वहाँ पर उनकी हत्या की गई तो केवल ये देखा गया कि वो हिंदू हैं और हिंदुस्तानी हैं। तो हम सबको ये बात भाव में रखनी चाहिए, अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे। इस देश को अगर हम सब बट जाएंगे तो बांग्लादेश बनने में देर नहीं लगेगी। आज समाजवादी पार्टी लगातार ये कहती हुई नजर आती है कि अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों के साथ उत्तर प्रदेश में बड़े लेवल पर अत्याचार हो रहा है। कानपुर की कुछ ऐसी घटनाक्रम थे, आप ही की विधानसभा कुछ ऐसे घटनाक्रम थे जिसके बाद समाजवादी आपको घेरती हुई भी नजर आई थी। हालांकि वो बात पुरानी हो गई, लेकिन क्या लगता है आज के परिप्रेक्ष्य में क्या अल्पसंख्यकों को उनका सम्मान या उनका जो हक है वो मिल पा रहा है, या ये केवल एक भाषणों की लड़ाई? आप हर योजना, हर नीति को आप आकलन कर सकते हैं। हर भारतीय जनता पार्टी की हर सरकार में जो योजना और नीति आ रही है उसका समान रूप से लाभ हर वर्ग पा रहा है। मैं खास तौर पे विपक्ष के लोगों से कहना चाहता हूँ, आप पिछड़ों की बात कर रहे हैं, आप दलितों की बात कर रहे हैं, आप पीडीए की बात कर रहे हैं। आप जब बांग्लादेश में हमारा दलित हिंदू जिंदा जलाया जाता है, तब क्यों आपकी आवाज़, आपका मुंह सिल जाता है? तब आप क्यों नहीं उसका विरोध कर पाते हैं? क्योंकि आपको डर है कि अगर मैं उसकी बात करूँगा तो एक वर्ग विशेष, अल्पसंख्यक समाज जिसको आप कहते हैं, खासतौर पर मुस्लिम समाज, आपसे नाराज हो जाएगा। तो अखिलेश यादव को ये डर है? ये अखिलेश यादव को डर है, क्योंकि उनको ये डर है कि अगर मैंने उस दलित भाई की आवाज़ उठा दी जिसको बांग्लादेश में जिंदा जलाया गया है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज हमसे नाराज़ हो जाएगा। एक समय साथी रहे और आज मैं उनसे ज़्यादा तो मैं कहूँगा उनसे लाख गुना अच्छे और लाख गुना मैं को कहूँगा देशभक्त ओवैसी है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत का साथ देने का काम किया। उसने पाकिस्तान और आतंकवादियों की तारीफ करने का काम नहीं किया। अब ओवैसी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और आप कह भी रहे हैं कि ओवैसी उनसे लाख गुना बेहतर है। क्या लगता है ओवैसी की राह आसान होगी? इनसे देखिए, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का अपना स्टैंड है, हमारे मतभेद हो सकते हैं, कार्यशैली का अंतर हो सकता है, विचारों का अंतर हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस धरती पर आपने जन्म लिया है, जिस धरती में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जिन मुद्दों पर हमको आपको एक रहना चाहिए, अगर आप केवल सत्ता पाने के लिए उन मुद्दों से अगर विपरीत जाते हैं तो मुझे लगता है आप देशभक्त नहीं हैं। विधायक जी, पीडीए को लेकर बड़ी एक चर्चा बनी रहती है, जनता समझ नहीं पाती पीडीए, और आप भी पीडीए को लेकर कई तरह के बयान देते रहते हैं। पीडीए का क्या परिप्रेक्ष्य समझा जाए आज? देखिए, वो तो उनको बताना पड़ेगा। लेकिन आपके सवाल क्या है पीडीए को लेकर? पार्टी के नेता जब मिलते हैं, कोई पंडित जी मिल जाते हैं तो कहते हैं पी से पंडित जी हैं। जब कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति मिल जाता है तो उससे कह देते हैं पी से पिछड़ा है, डी से बता देते हैं दलित है। अपने अलग अलग उन्होंने उसके व्याख्या करने का उनके पास तरीका है। मेरा जहाँ तक मानना है, समाजवादी पार्टी का जो इतिहास है ये केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। हमेशा पूर्व से लेकर आज तक अपने परिवार को ही इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। आप देख सकते हैं, जब पूजा पाल ने केवल योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देने का काम किया, जब उस एक बेवा महिला को ये महसूस हुआ कि उसको न्याय मिला है, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति राजू पाल की हत्या हुई, उन हत्यारों को जब सज़ा हुई या उनका कहीं ना कहीं पूजा पाल को ये लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ और उसने केवल माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देने का काम किया, तो आपने आधा घंटा नहीं बिताया, आपने उनको दिल से बाहर कर दिया, केवल इसलिए कि कहीं अतीक अहमद के समर्थक आपसे नाराज़ ना हो जाए, केवल वो वर्ग आपसे नाराज़ ना हो जाए। तो आप किस पिछड़े की बात कर रहे हैं? आप उन पिछड़ों की बात कर रहे हैं जो आपकी सरकार में केवल एक वर्ग के विशेष के लोगों को नौकरियां दी जाती थी। कितने बड़े घोटाले, कितने बड़े भ्रष्टाचार उजागर आपके कार्यकाल में हुए हैं। कहीं ना कहीं जनमानस ने त्रस्त होकर के आप डी से दलितों की बात करते हैं। आप गेस्ट हाउस में बहन जी का कांड लोग भूल जाएंगे। बहन जी के ऊपर हमला किन्होंने किया था? समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया था। क्या दलित लोग भूल जाएंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही यहाँ पर जो माननीय दलित जो हमारे अनेकों ऐसी विभूतियाँ हैं जिनकी मूर्तियाँ लगी हुई थी, इनको तोड़ने का काम किसने किया था? किसने हथौड़ा चलाने का काम किया था? आप संविधान की बात करते हैं, आप दलितों की बात करते हैं। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिसमें इनका पी और डी और ए उजागर हो जाएगा और जनता के बीच में बेनकाब हो जाएंगे।
विधायक जी, युवाओं से जुड़े मुद्दों पर आप बड़े मुखर नजर आते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी रखते हैं सरकार से अलग हटकर, जाने भी जाते हैं इसके लिए। आज उत्तर प्रदेश में खासकर कानपुर बुंदेलखंड इस बेल्ट की बात कर लें, चरस गांजा बड़े लेवल पर सप्लाई हो रहा है, युवाओं के बीच पहुंच रहा है। सरकार के सामने कोई विधायक कोई ये मुद्दा नहीं रख रहा, क्या बात है, क्यों सरकार इस पर विफल हो रही? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। ऐसे विषय जब भी आते हैं, सरकार और पुलिस अपना काम करती है और ऐसे अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करती है। हमारी योगी जी की सरकार में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। आप देख सकते हैं हर तरह के अपराध में कमी आई है, और अगर इस तरह की समस्याएं कहीं पर आती हैं, अगर हम लोग के संज्ञान में आती हैं, वो भी हम प्रशासन को अवगत कराते हैं और पुलिस भी कठोर से कठोर कार्रवाई इन विषयों पर करती है। क्या लगता है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में तस्करी वगैरह हो रही है, इस पर क्या सरकार अपनी प्रतिक्रिया दे पा रही है? मैं नहीं मानता। ये तस्करी और ये विषय अगर आप पंजाब के लिए उठाते तो मैं आपकी बात से मान जाता। हमारा उत्तर प्रदेश इस समय बहुत तेज़ी के साथ उत्तर प्रदेश की पहचान एक ऐसे लॉ एंड ऑर्डर वाले प्रदेश के रूप में मानी जा रही है। आप पूरे देश में कहीं भी जाएंगे तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो इस प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का काम किया है, माननीय मोदी जी ने जो विकास के इंजन के साथ में इस रेल को जो दौड़ाया है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की पहचान बदल चुकी है। आखिरी सवाल विधायक जी, जो मैंने सर्व से पहले एक सवाल लिया था, जातीय आरक्षण आज उत्तर प्रदेश में बड़ा मुद्दा बन के उभरा है। ओम प्रकाश राजभर आपके सहयोगी हैं, लगातार जातीय संरक्षण की बात करते हैं। संजय निषाद अपने अलग आरक्षण की बात करते हैं। उसी के साथ जब यूजीसी आता है और रोल बैक के नारे लगते हैं और बाद में ये समझ में आता है कि अलग अलग जातियों का अलग अलग आरक्षण हो, और जैसा कि आपने कहा कि हिंदू कटेगा तो बटेगा, तो कैसे समझाएंगे इन्हें और क्या कुछ होना चाहिए, कैसे इन लोगों को समझना चाहिए आज के दृष्टिकोण में? देखिए, जहाँ तक ओम प्रकाश राजभर जी की बात को मैंने सुना है और संजय निषाद जी की बात को मैंने सुना है, उनका मानना है कि पिछड़े वर्ग में कुछ वर्ग ऐसे हैं जो इस आरक्षण का पूर्ण लाभ ले रहे हैं और वो आज केवल कहने को पिछड़े हैं। वो आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके हैं, हर जगह उनका स्थान है, नौकरियों से लेकर व्यापार तक। अभी बहुत बड़ा पिछड़े वर्ग में एक ऐसा समूह है जिसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है, जिसको हम लोग अति पिछड़ा कहते हैं। मेरा भी मत है, मैं उनसे अपने आप को संबद्ध करता हूं कि ऐसे अति पिछड़े वर्ग को चिन्हित करना चाहिए और जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है उनको उनके लिए एक विशेष आरक्षण की व्यवस्था उसी में करनी चाहिए, जिससे उनको उसका लाभ मिले। यही तो अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए। अखिलेश यादव कभी नहीं कहते। अखिलेश यादव कह दें, अखिलेश यादव जी बोल दें कि हमारी सरकार बनेगी तो हम अति पिछड़ों को इसी वर्ग से आरक्षण देने का काम करेंगे। अगर मैं चुनौती देता हूँ ये बात वो बोल दें कभी। अखिलेश यादव जी, मैं कह रहा हूँ वो अपने मैनिफेस्टो में, अपने प्रेस वार्ता में ये बात बोलें कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम अति पिछड़ों को अलग से आरक्षण देने का काम करेंगे। बोले। समाजवादी तो कहती है कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, युवाओं को 27% आरक्षण में आप देख सकते हैं कौन लोग लाभ उठा रहे हैं। उस वर्ग में भी, पिछड़े वर्ग में भी कुछ एक समूह है, जातिगत समूह है जो उसका आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, और बहुत बड़ा वर्ग है जो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा पाता है। तो कहीं ना कहीं उसकी समीक्षा होनी चाहिए और उस वर्ग को उसमें आरक्षण, उसी 27% में आरक्षण देना, अतिरिक्त आरक्षण देना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी, आप थे हमारे साथ बिठूर विधायक अभिजीत सांगा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सी न्यूज़ भारत से। धन्यवाद। विधायक जी बता रहे थे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, अब उनकी आग केवल विधानसभा नहीं बल्कि जनता के बीच भी पहुंच रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को ये तय करना होगा कि वास्तव में ये मुद्दे चर्चा का विषय हैं या नहीं। कैमरामैन अपूर्व के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत।